नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट दी बीपीएससी मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक सीरीज़ का बीपीएससी का मॉक टेस्ट है और जो कि होने वाला है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंशियल कमेटी थी, ठीक है, उसके क्या थे, उसके चेयरमैन थे। आपको पता है कई सारी कमेटीज़ थी, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसमें से जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके जो चेयरपर्सन कौन थे, उसके चेयरपर्सन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और भी कई सारी कमेटीज़ के अगर मैं नाम लेना चाहूँ, जैसे एक थी यूनियन पावर कमेटी। ठीक, तो यूनियन पावर कमेटी के चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। तो उसी तरह और भी कई सारी कमेटी थी। अगर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें, ठीक है, तो ये है हमारे यूनियन पावर कमेटी। ठीक, कि चेयरपर्सन राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करें तो जो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, ठीक, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो थी उसके चेयरपर्सन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो इसी तरह की बहुत सारी जो कमेटीज़ थी उसके चेयरपर्सन थे राजेंद्र प्रसाद। फॉर एग्जांपल जो स्टीयरिंग कमेटी थी, ठीक, जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके भी चेयरपर्सन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट अबाउट द डेमोक्रेसीज हैविंग सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। ठीक, तो यहाँ पर बात किया गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट, डेमोक्रेसी हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड, यानी कि किस चीज़ ने डेमोक्रेसी ने किस चीज़ को क्या कर दिया है, कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। क्लियर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। डेमोक्रेसी जहाँ पर भी आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी रेगुलर इलेक्शन। भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जन के द्वारा, जन के लिए, जनता का राज है। क्लियर। तो ये क्या है, ये मीनिंग है डेमोक्रेसी का, विच इज़ गिवन बाय द अब्राहम लिंकन। क्लियर। नाउ ये जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, इसका मतलब है कि एट ए पर्टिकुलर इंटरवल, एट ए पर्टिकुलर इंटरवल देयर विल बी इलेक्शन। क्लियर। और उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, उस इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन होंगे, दे विल बी द पीपल इटसेल्फ। जो लोग होंगे वो खुद ही पार्टिसिपेट करेंगे और वो डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे एक मेंबर को। क्लियर, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ठीक है, सो ये क्या बताता है, ये बताता है डेमोक्रेसी द आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को। ठीक है, इसको रिमूव करता है मतलब। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू दी स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग दी फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल जो होता है उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 117। ठीक, मनी बिल के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो मनी बिल के रिगार्डिंग जो आर्टिकल 110 है ये मनी बिल के रिगार्डिंग बात करता है, बट जो फाइनेंशियल बिल है वो आर्टिकल 117 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं द ज़ीरो आवर इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स। ज़ीरो आवर का मतलब क्या होता है, तो ज़ीरो आवर क्या होता है, इट इज़ द टाइम इमीडिएटली फॉलोड बाय द क्वेश्चन आवर। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है। ठीक, क्वेश्चन आवर होता है और उस क्वेश्चन आवर के बाद क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा ज़ीरो आवर। ठीक, तो पहले क्वेश्चन आवर होगा और क्वेश्चन आवर के बाद क्या होगा, क्वेश्चन आवर के बाद ज़ीरो आवर आएगा। ठीक, और जो ज़ीरो आवर था, ठीक, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर ऑफ द 1962। सो दिस यू शुड ऑल्सो नो कि ज़ीरो आवर को हमने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर ऑफ 1962। सो दिस यू शुड नो। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और क्या पता होना चाहिए आपको, तो पहले सिंपल सी बात है कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहले क्या होगा, पहले क्वेश्चन आवर होगा उसके बाद ज़ीरो आवर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, दी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये जो एक्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में। तो ये को पता होना चाहिए आपको कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब क्या है, देखिए जो भी घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सपोज देयर इज़ अ मेल पर्सन एंड देयर इज़ अ फीमेल पर्सन, उनके बीच में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई फाइट हो गई, ठीक, इवन इस एक्ट में जो सिस्टर्स हैं, ठीक है, सिस्टर है या उस इंसान की जो मदर है, उनको भी इस एक्ट में क्या किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है।
क्लियर। और कोई भी किसी भी तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग दी विमेन, उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि जो विमेन है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जा सके। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी धम्मा प्रोपोगेटेड बाय दी अशोका। तो अशोका ने धम्मा की पॉलिसी को प्रपोज किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये किस से चीज़ से रिलेट करती है। क्लियर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ द मोरल कंसिस्टेंट विद द टेनेंट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स ऑफ द टाइम। अशोका का जो धम्मा था, धम्मा क्या थे? धम्मा वॉज द जस्ट द टीचिंग्स। धम्मा क्या थी? धम्मा वॉज द टीचिंग्स ऑफ द अशोका। क्लियर। धम्मा वॉज द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध। Clear? Dhamma was the teaching of the Buddha. So Dhamma proposed by the Ashoka was related to the spread of the moral consistent with the tenets most of the sect of the time. Clear? Now moving on to the next question. Next question talks about the text which gives gave a graphic account of the South Indian trade with the Romanis. यानी कि साउथ इंडिया के जो ट्रेड होता था विद द रोमन्स, उसके बारे में कौन सा जो टेक्स्ट है वो बताता है। द करेक्ट आंसर इज द मधुरई कंजी। सो मधुरई कंजी जो है वो एक ऐसा टेक्स्ट था जो बताता था साउथ इंडिया का ट्रेड विद द रोमन्स। और ये जो टेक्स्ट था, दिस टेक्स्ट वाज फ्लरिश्ड और रिटन इन द संगम लिटरेचर, इन द संगम एज। तो जो संगम एज का था उसमें इसको लिखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए। और संगम एज में आपको पता होना चाहिए कि संगम एज में जो सबसे बड़ा साउथ इंडिया का जो लिटरेचर है, इट इज़ दी शिलापतिकारम। ठीक, तो शिलापतिकारम जो है वो है, और शिलापतिकारम जो है इट इज़ रिटन बाय दी अदिगल। ठीक, एंड शिलापतिकारम इट वॉज द स्टोरी ऑफ दी कन्नगी। ठीक, कन्नगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टू हुम द औरंगजेब बेस्टोड अपॉन द टाइटल ऑफ द शहीबात उज जमनी। तो शहीबात उज जमनी का टाइटल जो औरंगजेब था उसने किसको दिया था? तो वो टाइटल जो दिया था वो शाह आरा को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सरंजमी सिस्टम इन द मिडिवल इंडिया वॉज। सो सरंजमी जो सिस्टम था वो मिडिवल इंडिया में वो किससे रिलेटेड था? क्लियर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज द लैंड ग्रांटेड सिस्टम ऑफ द मराठा। तो जो सरंजनी सिस्टम जो था वो एक लैंड ग्रांट सिस्टम था अंडर द मराठा। ठीक, और ये जो था दिस सिस्टम वॉज सिमिलर टू द जागीर सिस्टम ऑफ द मुगल। सिमिलर टू दी जागीर सिस्टम ऑफ दी मुगल्स। यू नो दैट मुगल्स में क्या था? मुगल्स में देयर वाज सिस्टम ऑफ द जागीर, जहाँ पर वो सैलरी के बदले इन ल्यू ऑफ द सैलरी दे गिव दी लैंड, एंड दिस लैंड इज कॉल्ड एज दी जागीर। इस लैंड को हम लोग क्या कहते थे? इस लैंड को वो बोलते थे जागीर। उसी तरह से जो एक सिस्टम चलाया गया था मराठा में, ठीक, इट वॉज दी सरंजमी सिस्टम। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज दी अजंता ऑफ द हिमालयाज। ठीक, किसको बोलते हैं? अजंता ऑफ द हिमालयाज। क्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज दी टाबो मोनेस्ट्री। टाबो मोनेस्ट्री को क्या बोलते हैं? दी अजंता ऑफ द हिमालय। क्लियर। और ये जो मोनेस्ट्री है इट इज़ इन दी लाहौल एंड द स्पीति वैली एंड फाउंडेड मोर देन 996 AD। क्लियर। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी अजंता ऑफ द हिमालय। और बात किया जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नामग्याल मोनेस्ट्री। सो जो नामग्याल मोनेस्ट्री है, ठीक, इट इज़ लोकेटेड इन दी धर्मशाला। धर्मशाला, ठीक, धर्मशाला इन दी हिमाचल प्रदेश। ठीक, और यू ऑल्सो नो दिस थिंग कि धर्मशाला के पास ही एक जगह है विच इज़ नोन एज दी मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज, ठीक, यहीं पर क्या है? यहीं पर जो दलाई लामा है उनकी गवर्नमेंटल एग्जाइल है। क्लियर, ये पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री कहाँ पे है? इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन दी मेन काजा वैली इन द लाहौल एंड स्पीति इन दी हिमाचल प्रदेश। क्लियर। सो दीज थिंग्स यू शुड नो अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपने क्या करना है? मैचिंग करनी है। ठीक है, मैचिंग करनी है कि कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, सो जो आत्मीय सभा है, ठीक, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय की है। फिर उसके बाद बात करते हैं आर्य समाज।
आर्य समाज आपको पता ही है कि दयानंद सरस्वती जी का है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम धर्म समाज। धर्म समाज इज राधाकांत देव एंड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इट इज़ दी केशव चंद्र सेन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर बोला गया है कि रिगार्डिंग दी एटजेंशन कमेटी ऑन दी पब्लिक सर्विस इन दी 1866 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो कमेटी आई थी एटजेंशन कमेटी, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट इट वॉज सेटअप बाई दी लॉर्ड डिफरेंट। क्या दिस इज करेक्ट? जो कमेटी थी, ठीक, एडजेशन कमेटी, ये लॉर्ड डिफरेंट के द्वारा सेटअप की गई थी। क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट रिकमेंडेड फॉर इंक्रीजिंग द मैक्सिमम एज ऑफ फॉर द इंटायर entry into the civil service to be 23. Now this is the incorrect statement. The third statement is it provides for the classification of the civil services into the covenanted and uncovenanted services. ये आंसर क्या है? ये सही है। सो यहाँ से हमारा पहला और जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट सही है, आपको ये गलत है। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि जब ये एक्ट आया था, ठीक, यानी कि जो ये कमेटी आई थी एडजेंशन कमेटी, इसने ये बोला था कि हम क्या करेंगे, जो सिविल सर्विसेज की एंट्री की जो एज है उसको हम बढ़ा के क्या कर देंगे, 23 कर देंगे। क्लियर। एक तो ये पहला प्रस्ताव दिया गया था, और ये जो कमेटी है इट वॉज सेटअप बाय दी लॉर्ड डफरिन। क्लियर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कोविनेंटेड और नॉन अनकोविनेंटेड सर्विसेज की क्लासिफिकेशन के बारे में कोई भी बात नहीं किया गया था। सो A1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हु इज़ रिगार्डेड एज दी मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशनरी। ठीक, किसे कहते हैं? यानी कि भारत की जो रेवोल्यूशनरी मदर उन्हें किसे कहते हैं? सो इट इज़ दी मैडम बीकाजी कामा। सो मैडम बीकाजी रुस्तम कामा जो है उन्हें मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशनरी कहते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द महात्मा गांधी लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट the proposed Rowlatt Act of 1919 now which was related to the, यानी कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया गया था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ऑफ 1990, तो उसका क्या कारण था? ठीक, तो द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज अलाउ द डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल। क्या किया हुआ था? ब्रिटिशर्स ने जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, ठीक है, उनको डिटेन कर लिया गया था, उनको कैद कर लिया गया था विदाउट द प्रॉपर ट्रायल, यानी कि उनको ट्रायल का भी समय नहीं किया था। और बिकॉज ऑफ दैट जो महात्मा गांधी थे वो बहुत ज़्यादा नाराज थे एंड ही लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ऑफ 1999। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन से दैट द ब्रेक डाउन प्लान ऑफ 1946 फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर टू इंडिया हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई। सो जो ब्रेक डाउन प्लान है वो किसने प्रपोज किया गया था? तो जो ब्रेक डाउन प्लान है ये प्रपोज किया गया था लॉर्ड वेवल ने। ठीक है, तो वायसराय जो लॉर्ड वेवल थे उसने क्या किया था, ब्रेक डाउन प्लान ऑफ 1946 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर इसको प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं द एडिटर ऑफ द हिंदू पैट्रियट श्री हरीश चंद्र मुखर्जी वॉज नोन टू हैव हेल्प्ड द, यानी कि जो हिंदू पैट्रियट थे श्री हरीश चंद्र मुखर्जी, उन्होंने किसकी हेल्प की थी? ठीक, उन्होंने किया था इंडिगो रिवॉल्ट की हेल्प की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द लॉर्ड रिपन। ठीक, तो लॉर्ड रिपन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजी, जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं, पहले लॉर्ड लिटन फिर लॉर्ड रिपन, तो इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी पूरी पता होनी चाहिए। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे क्या हुआ था? पहली चीज़ हुई थी कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1981 में। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इज़ दी रेजोल्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी हुआ था। एंड द थर्ड इज़ दी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। सो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है वो भी किस में हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट की बात किया जाए तो ये जो एक्ट है वो 1904 में आया था। क्लियर, 1904 में आया था। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी वो हुई थी 1983 में। ठीक, तो दिस यू शुड नो फ्रॉम हेयर।
और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात किया जाए तो ये वाली जो काम हुआ था वो 1982 में हुआ था, ठीक है। सो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, ठीक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल 1982, ठीक, और उसके बाद इल्बर्ट बिल्ट कंट्रोवर्सी 1983, ठीक। Sorry, it is all okay, give me a second. It is all not 19 here, it is all 18. So this is the first one, first factory act, it is 1881. This is 1882 and this is 1804 and this is the 1883 Ilbert Bill controversy. Now moving on to the next question. Who among the following was the viceroy during the launch of the civil disobedience movement? यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके लॉन्च के टाइम पे कौन सा वाइसरॉय था? सो द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड इरविन. लॉर्ड इरविन वॉज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने. नेक्स्ट बात करते हैं द टर्म बैंडिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बैंडिंग किससे रिलेटेड है? तो बैंडिंग जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटेड है. मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो प्रेशर, टेम्परेचर और टाइम के साथ क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या पड़ जाती है, उसमें बैंडिंग पड़ जाती है. इसी वजह से जो बैंडिंग है वो हमें कहाँ मिलती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलती हैं. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली? कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं करता है? द फर्स्ट इज दी मलक्का स्टेट, ये अंडमान सी के पास है, बिल्कुल मलक्का स्टेट जो है वो अंडमान सी के पास है. नेक्स्ट इज दी यूकाटन स्टेट, ये कैरेबियन सी के पास है, बिल्कुल सही है. यूकाटन स्टेट जो है वहाँ पे कैरेबियन पेनिनसुला पड़ता है, वहाँ पर पड़ती है. यूकाटन पूरा एक पेनिनसुला है. फिर बात करते हैं सुंडा स्टेट, गल्फ ऑफ एडन. तो गल्फ ऑफ एडन के पास सुंडा स्टेट नहीं है, सुंडा स्टेट साउथ ईस्ट एशिया में ही है. क्लियर? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. सो करेक्ट आंसर इज C1. नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन form mostly on the western margin of the oceans and don't form on the eastern tropical ocean. What is the reason? इसका reason क्या है? So the reason is the cold currents lower the surface temperature and the eastern part of the tropical ocean. जो cold current होते हैं वो क्या करते हैं, जो surface का temperature होता है वो उसको क्या कर देते हैं, lower कर देते हैं, ठीक, of the eastern part of the tropical ocean. So this is the reason. Now moving on the next question. The next question is the tropical evergreen forest in India are found. Tropical evergreen forest कहाँ पर पाया जाता है? So the correct answer is the more than one of the above. यानी कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ठीक, वो लक्षद्वीप में भी मिलता है, अंडमान निकोबार में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है. सुंदरबन में तो आपको पता ही है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, ठीक, सदाबहार वन जिसे हम हिंदी में कहते हैं. तो ये सब जगह पे मिलता है, इसीलिए मोर देन वन ऑफ द आंसर. द नेक्स्ट इज दी एज पर द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? किसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लोएस्ट है? सो द करेक्ट आंसर इज दी अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज़ दी लोएस्ट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्टर्न घाट? यानी कि वेस्ट घाट से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट घाट की तरफ ये जाती है. सो द करेक्ट आंसर इज दी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ये सारी जो नदियाँ हैं ये वेस्ट घाट से ओरिजिनेट होती हैं और टुवर्ड्स दी ईस्ट घाट जाती हैं. जस्ट लाइक दी नर्मदा ऑल्सो वेस्ट से ओरिजिनेट होती है और नर्मदा जो है वो ईस्ट से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट में जाती है, ठीक है. और ये जो सारी नदियाँ हैं ये क्या करती हैं, ये वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं एंड फ्लो टुवर्ड्स दी ईस्टर्न घाट. ये सारी नदियाँ जो हैं ये दीज आर दी पेनिनसुलर रिवर. ये क्या हैं? दीज आर दी पेनिनसुलर रिवर्स. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द टैक्स असाइनमेंट इन इंडिया विच टैक्स इज एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट? कौन सा जो टैक्स है वो खास तौर से स्टेट्स के द्वारा इम्पोज और कलेक्ट किया जाता है? क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज दी लैंड रेवेन्यू. सो लैंड रेवेन्यू जो है वो सिर्फ क्या है, स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. तो स्टेट के द्वारा होली जो कंट्रोल टैक्स है वो क्या है? लैंड रेवेन्यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM वॉज अर्लियर नोन एज, तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन को पहले हम किस नाम से जानते थे? सो इट वॉज दी सर्व जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक। सो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट वॉज प्रपोज्ड बाई, जो ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट है वो किसने प्रपोज किया गया था? सो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एज यू नो, जितना भी ट्रेड रिलेटेड जितना भी इश्यूज़ होते हैं या जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो WTO के अंतर्गत ही होते हैं। सो दैट्स वाई दिस ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट वॉज प्रपोज्ड बाई दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी। अगर हम इंडियन रुपी को क्या करते हैं? डिवैल्यूएट करते हैं, सो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट? पहला लिखा हुआ है मार्केट एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव एंड चीपर ऑफ दी फॉरेन गुड्स। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमने क्या किया, अपने वैल्यू को, अपने रुपए की वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज पहला $1 इज इक्वल टू 60 रुपये था, ठीक। अगर हमने इसको डिवैल्यूएट कर दिया खुद से ही, तो अब ये $1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 80 रुपीज़। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डिवैल्यूएशन। क्लियर? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अगर पहले कोई $1 खर्चा करके 60 रुपये का सामान ले रहा था, ठीक, अब वो $1 खर्चा करके 80 रुपये का सामान ले सकता है। यानी कि बाहर जो डॉलर है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। यानी कि बाहर से लोग जब कोई किसी चीज़ को खरीदेंगे, ठीक, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि वो ज़्यादा सामान को खरीद सकते हैं उस $1 सेम $1 में। क्लियर? तो पहला लिखा हुआ है, तो इससे होगा क्या? सिंपल सी बात है, जब भी कभी भी करेंसी डिवैल्यूएट होती है तो जिस कंट्री की करेंसी डिवैल्यूएट होगी उसका एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि अब अगर कोई फॉरेन में, सपोज कोई USA में इंसान बैठा हुआ है, तो वो USA का इंसान देखेगा कि पहले जहाँ मुझे $1 में सिर्फ 60 रुपये का सामान मिल रहा था, अब मुझे $1 में 80 रुपये का सामान मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा सामान खरीदेगा। क्लियर? तो इससे क्या होगा? हमारा जो एक्सपोर्ट हो जाएगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मेक एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव एंड चीपर फॉर द फॉरनर्स। ये बिल्कुल सही है कि जो एक्सपोर्ट हो जाएगा वो चीप हो जाएगा फॉरनर्स के लिए, बट ये लेस कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, ये क्या होगा? मोर कॉम्पिटिटिव। तो फर्स्ट इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट इज इट विल डिस्करेज द एक्सपोर्ट। नो, इट इज अगेन करेक्ट। ये इट विल क्या करेगा? इट विल इनकरेज द एक्सपोर्ट। द थर्ड ऑप्शन इज रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब हमने वैल्यू को क्या किया, हमने अपनी जो इंडियन रुपी है, करेंसी है, उसको डिवैल्यूएट किया, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, इंपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या अगर इंपोर्ट सेम भी है तब भी अगर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया तो नेट जो हमारा डेफिसिट है, नेट जो हमारा डेफिसिट है, व्हाट इज द डेफिसिट? डेफिसिट इज इक्वल टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। यानी कि कितना आप इंपोर्ट कर रहे हो, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो ही होता है क्या? डेफिसिट। अगर इस इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम इस एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारा जो इंपोर्ट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, और जो पूरा ओवरऑल डेफिसिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, सो जो थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है इट विल रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट, दिस इज द करेक्ट थिंग। सो ओनली 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 30 इज in the summer season the top and the lower surface of the house are painted white because, उसको white क्यों पेंट करते हैं? as you know, जो white होता है, white surface reflect करता है most of the heat energy and absorbs the less heat energy, and as you know, जितने भी cars खरीदी जाती है इंडिया में, ठीक है, most of the cars or people prefer a car of the white color. Why? Because white color जो होता है it reflects more heat and absorb less heat. अपोजिट टू दैट जो ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ द रेडिएशन इज मेजर्ड बाय विच यूनिट। सो जो रेडिएशन है उसकी जो मेजरमेंट की यूनिट है वो क्या है? रॉन्टशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, द रॉन्टशन इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द रेडिएशन। द नेक्स्ट इज द अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन। फ्यूज वायर को कहाँ पर इंसर्ट करते हैं? तो उसको इंसर्ट करते हैं लाइव वायर में। क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज Which of the following forces is defined as the internal frictional force of the fluid? फ्लूइड का इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? तो इट इज़ दी विस्कस फोर्स। यानी कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जो इंटरनल जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो विस्कस फोर्स होता है। जैसे सपोज कि ये एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड में बहुत सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? आपस में कुछ फोर्स लगा रहे हैं,
ठीक, रब कर रहे हैं, सो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज द विस्कस फोर्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लूइड। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर लिम्स इन द व्हेल इज कॉल्ड एज, तो व्हेल्स का जो फोर लिम्स होता है उसको क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लिपर। फ्लिपर इज द फोर लिम्स ऑफ द व्हेल्स। द नेक्स्ट इज द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव इज कॉल्ड, आपको पता है इट इज़ वेरी इजी, क्लोरोफिल इज कॉल्ड द ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं द डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ए। ठीक, आप इसको मैच कर लेंगे। ए मीन्स पोलियो जो है, पोलियो इट इज़ एन एपिडेमिक डिजीज़। B1 रैबीज, इट इज़ अ स्पोरेडिक डिजीज़। मलेरिया कैसा है, मलेरिया इज़ इंडेमिक। और कोविड-19 सबको पता है, इट वॉज द पैंडेमिक। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशंस लोकेटेड इन द, कहाँ लोकेटेड होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, इट इज़ लोकेटेड इन दी मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कल्टिवेशन ऑफ द ग्रेप्स इज नोन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, सो इट इज नोन एज द विटीकल्चर। नाउ नेक्स्ट, द गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आर, it is the methane, water vapor and the carbon dioxide. These are the gases जो क्या करती हैं, it causes the greenhouse effect. Now what is the meaning of the greenhouse effect? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक, अर्थ में क्या होता है, सन की लाइट आई और वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक, नो प्रॉब्लम, कुछ लाइट आई, थोड़ी सी एब्जॉर्व हुई, बाकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। बट देयर आर सम गैसेज, समटाइम्स देयर सम गैसेज जस्ट लाइक दी मीथेन, वाटर वेपर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस हीट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ठीक, इससे ओवरऑल क्या होता है, जो हीट जो होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती एंड ओवरऑल द टेम्परेचर ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बिगेन टू राइज। दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर द नेविगेशन, सो दे यूज द इकोलोकेशन। नेक्स्ट, द रॉड एंड द कॉन्स आर फाउंड इन, सो दीज आर द फाउंड इन द आई। Identify the set among the following options each having the pH more than 7. So किसका pH जो है वो more than 7 है। So the correct answer is the baking soda, toothpaste and the clove oil. तो इनका जो pH है it is more than 7. Next, the purpose of adding the gypsum to provide to the powder clinks during the grinding process of the cement is to. Now what is the purpose of adding the gypsum? क्यों gypsum को हम लोग ऐड कर रहे हैं? क्लियर? सो इट इज़ फॉर दी रिटार्ड द रेट ऑफ द सेटलिंग, ताकि जो सेटलिंग का जो रेट है, सीमेंट के सेटलिंग का जो रेट है उसको हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सके, इसलिए हम लोग जिप्सम को उसमें ऐड करते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। द फर्स्ट इज मेटल कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स। नेक्स्ट इज दी ऑल द मेटल ऑक्साइड्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। The next is the sodium oxides and the potassium oxide does not dissolve in the water. Aluminium oxide is the amphoteric oxide. So the correct answer is the 2 and 3. Only the statement 2 and 3 are the correct statement. Next we'll talk about Bihar government has approved the proposal to create a monument honoring the Ram Vriksha Benpuri on the bank of which of the following dam of the Bihar. तो यहाँ पर क्या है, आंसर है आपका भागमती रिवर। तो भागमती रिवर के किनारे क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल क्रिएट किया गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द बिहार इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज्ड ऑन द 20 सितंबर 2022। ठीक, सो यहाँ पर क्या है, बिहार की जो रैंकिंग है वो क्या है, 35। बिहार 35 नंबर पे है इन द रैंकिंग। नेक्स्ट इज हाउ मैनी states universities have signed the MOU with the UGC information and the library networks center through the state education department recently. Clear? यानी कि बिहार की कितनी यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया हुआ है UGC और दी इंफॉर्मेशन एंड द लाइब्रेरी नेटवर्क के साथ। तो नियर अबाउट जो 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस MOU को साइन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करें, who among the following was the chief minister of the Bihar from the time of the first Congress minister in 1937 until his death in 1961? So it was the Sri Krishna Sinha.
Who among the following was the editor of the Searchlight newspaper in the Bihar? So the correct answer is the Murali Mohan Prasad. Murali Mohan Prasad was the editor of the Searchlight newspaper in the Bihar. Next, Ramchandra Manjhi, who is associated with the folk theatre Bideshia, has been awarded in dash 2021. किस सम्मान को उनको दिया गया था? सो इट वॉज द पद्म श्री. सो रामचंद्र मांझी वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म श्री. Which of the following was the large agro-industrial town in the undivided Bihar? So it was the Dalmia Nagar. Dalmia Nagar was the large agro-industrial town in the undivided Bihar. As per the census of the 2011, what percentage of the Bihar population lives in the urban area? कितना जो परसेंटेज ऑफ बिहार का पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहता है? तो बिहार का लगभग 11.3 यानी कि 11.3% जो पॉपुलेशन है लिव्स इन दी अर्बन एरिया. नेक्स्ट इज दी महानंदा रिवर एंटर द बिहार थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? सो द महानंदा रिवर एंटर द बिहार थ्रू दी किशनगंज डिस्ट्रिक्ट. किशनगंज के डिस्ट्रिक्ट से जो महानंदा रिवर है वो बिहार में एंटर करती है. अकॉर्डिंग टू द बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016, हाउ मेनी इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द बैंक लोन हैज़ बीन प्रोवाइडेड? यानी कि बिहार का जो भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 है उसके अकॉर्डिंग बिहार में कितना परसेंट सब्सिडी लोन के रूप में प्रोवाइड की जाती है? ठीक, सो इट इज़ अप टू 10% विद द लिमिट ऑफ द 10 करोड़. नेक्स्ट बात करें. So how much money has been provisioned for the Indra Awas योजना in the बिहार बजट 2022-2023? तो बिहार बजट में 2022-2023 में इंदिरा आवास योजना को कितना रुपए आवंटित किया गया है? सो इट वॉज दी 8,689 करोड़ जो है वो इंदिरा आवास योजना को आवंटित किया गया है. हाउ मेनी जिला परिषद आर फंक्शनल इन दी बिहार? बिहार में कितनी जिला परिषद हैं? तो बिहार में 38 जो हैं वो जिला परिषद हैं. नेक्स्ट बात करते हैं. हु वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न? तो भारत रत्न का पहला जो रेसिपिएंट कौन था? इट वॉज दी श्री राजगोपालाचारी. नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 200 ड्रोन्स विद द स्वामित्व प्रोजेक्ट. स्वामित्व इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो स्वामित्व है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो इट कम्स अंडर दी पंचायत राज मिनिस्ट्री. Who is the author of the book A Better India, A Better World? So it is the N. Narayan Murthy. N. Narayan Murthy was the author. Who among the following is the oldest Indian woman to have scaled the world's tallest peak, the Mount Everest? It is the Premlata Agrawal. Premlata Agrawal, she is the oldest Indian woman to scale the world mountain of the Mount Everest. Next, in January 2023, which of the following has Indian Space Research Organization signed MOU to help Indian space tech startup? ठीक, तो किसने क्या किया है? इंडियन स्टेट इसरो के साथ क्या किया है? MOU साइन किया है कि हेल्प करेंगे इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स को. तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? MOU साइन किया है ताकि वो इंडियन स्टार्टअप्स को क्या कर सके? सपोर्ट कर सके. द नेक्स्ट थिंग इज हु वॉज कन्फर्ड विद द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द जनवरी 2023? सो इट इज़ दी प्रभा अत्रे. प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का दिया गया है. द नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द 2022 फॉर हिज स्टेलर परफॉर्मेंस? तो ये किसको दिया गया था? सो इट वॉज नो अदर देन दी सूर्य कुमार यादव. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू दी आदित्य L1 मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आदित्य L1 आपको पता है कि ये एक इसरो का मिशन है जिसको सूर्य में भेजा जाएगा. हमने अभी जैसे चंद्रयान 3 भेजा है, चंद्रयान 3 जो है चांद पे गया है, उसी तरह से हम भेज रहे हैं आदित्य L1 को जो कि सूर्य पे जाएगा. क्लियर? तो ये जो मिशन है वो किसके बारे में है? करेक्ट आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव. यानी कि इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च आदित्य L1 मिशन बाय द अगस्त 2023. अभी इसको कल की डेट में लॉन्च कर दिया गया है फिलहाल. ठीक है, 2 दिन पहले. आदित्य L1 इज द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व दी नेपच्यून. ठीक,
ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ये आदित्य L1 जो है वो सन के लिए जा रहा है। आदित्य L1 इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द इसरो एंड द सेवरल फिजिसिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट। ये स्टेटमेंट सही है। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है इट इज़ दी 4th। क्लियर? फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है 4। ठीक। और जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये क्या है? रेटिंग है जो कि मिलिट्री फोर्सेस को दिखाती है कि किसी भी कंट्री के जो मिलिट्री फोर्सेस है वो कैसी हैं। अगर इसमें बात की जाए कि टॉप प्लेस में कौन है, टॉप प्लेस में है यूएस, रशिया एंड चाइना। ठीक, ये 3 टॉप पोजीशन में है और जो इंडिया है वो 4th नंबर पे अभी के लिए स्टैंड करता है। नेक्स्ट इज इन विच सिटी विल दी 108th इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हेल्ड? तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं, इन जनवरी 2023 इंडिया इज डिप्लॉइंग ए प्लाटून ऑफ द वेपन पीस कीपर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो सूडान में क्या है? इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजेगा। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन द 12th जनवरी 2023? सो इट इज द 160 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद। Which country took over the presidency of the Council of the European Union for the next 6 months on the 1st January 2023? It is the Sweden। तो स्वीडन क्या करेगा? स्वीडन प्रेसिडेंसी लेगा ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल फॉर द नेक्स्ट 6 months ऑन द January 1st of 2023, यानी कि अभी वो ले चुका है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द अम्बेडकर अ लाइफ? So it was the Shashi Tharoor. Shashi Tharoor was the writer of the book Ambedkar the Light. Next is Vimal, who's facing. Okay, now here's the question from the reasoning. ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो तो ये 75 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको इस क्वेश्चंस यूजफुल लग रहे हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में हेल्प करेंगे और इसी तरह से मैं सारे फुल लेंथ, ये तो 75 क्वेश्चंस थे, 150 क्वेश्चन का सेट लेके आऊँगा और जो टेक्स्ट बुक सीरीज़ में जो पेड उसका टेक्स्ट बुक सीरीज़ का वर्जन है उसमें दी गई हुई हैं और इसको मैं फ्री में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप बस इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस पर स्प्रेड करें ताकि बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका बहुत भी अच्छा हो पाए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।